वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पीटीआई अपने वादे कहां तक पूरे करेगी, पूछेंगे शफकत महमूद से। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। चौधरी परवेज इलाई 201 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी इकबाल गुज्जर 147 वोट हासिल कर सके। नैब ने बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। इमरान खान वजीर आजम का हल्फ उठाने के बाद कौन कौन से अहम फैसले करने वाले हैं, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ 22 साल तक ऑपोजिशन में रहने के बाद इक़्तिदार में आखिरकार आ चुकी है, मगर मामला इंतहाई कठिन है और रास्ता दुश्वार है, जिस पर चलकर तहरीक इंसाफ को अपने सारे वादे और दावे पूरे करने होंगे। एक भारी जिम्मेदारी है जो इमरान खान को वजीर आजम बनने के बाद निभानी है, और इसमें सबसे अहम किरदार उनकी टीम ने अदा करना है। इमरान खान ने कौम से जो वादे किए हैं उन पर एक निगाह डालते हैं। इस वक्त जो एक अहम चैलेंज है वो ये है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए, और इसमें इनटॉलरेंस भी शामिल है, जो कि मईशत की बहाली और सरमायाकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन कुव्वतों का खात्मा किया जाए। इमरान खान ने कौम को हमेशा यही बताया है कि करप्शन पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। सो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन का खात्मा कर सकेगी? तहरीक इंसाफ को मुल्क से करप्शन का मुकम्मल खात्मा कैसे करना होगा? इमरान खान नैब पर कड़ी तनकीद करते रहे हैं। इसी नैब को दोबारा अब अगर चलाना है, इस इदारे को फ़ाल बनाना है, तो वो कैसे होगा? मुल्क को गैर मुल्की कर्जों के बोझ से आज़ाद करना होगा। लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात और आवाम को सस्ती बिजली फराहम करनी होगी। पानी की कमी दूर करने के लिए डैमों की तामीर करनी होगी। मुल्क के बड़े बड़े हैं, उनके लिए क्या प्लान है? तबाह हाल इदारों को मुनाफा बख्श बनाना एक बड़ा चैलेंज है। इमरान खान बार बार इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि हुक्मरानों ने मुल्क की दौलत लूट कर बैरून मुल्क जमा की हुई है। बैरून मुल्क लूटी हुई दौलत को वापस आना होगा। तालीम और सेहत, जो कि दो अहम बातें पीटीआई के मंशूर में हैं, उनके लिए क्या प्लान है? सो बहुत सारे मामलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद साहब, पीटीआई के अहम रुकन, इस टीम का अहम हिस्सा एज वेल। शफकत महमूद साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी। जो मैंने बातें अभी कुछ की हैं, ये वही एजेंडा है या ये वही लोगों की उम्मीदें हैं जो आप समझते हैं कि आपको पूरी करनी है? बिल्कुल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान साहब पर और तहरीक इंसाफ पे एतमाद किया है। 1 करोड़ 68 लाख वोट दिए हैं, तो उससे हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी कर सकते हैं करें। और जो हमारा एजेंडा है वो आपने पहले बताया है। हम समझते हैं कि करप्शन जो है वो एक मेजर ड्रॉबैक है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। एक आप समझें कि तरक्की को रोकने के लिए करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है, तो उसको हमने कम करना है। 100% ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको हमने इस हद तक। रियलिस्टिक स्टेटमेंट जो आपने नहीं, इसलिए कि देखें ना, आप लोअर लेवल पे, कहीं पे छोटे लेवल पे कोई थोड़ी बहुत करप्शन, अगर कोई छोटा एहलकार किसी जगह पे कुछ पैसे ले लेता है तो वो शायद 100% ख़त्म ना हो, लेकिन हमारी हुकूमत साफ़ होगी। इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब वज़ीर आज़म से शुरू होगा, उनके वज़रा, उसके बाद जितनी भी टीम है, ब्यूरोक्रेसी। तो हम तो बड़े सीरियस एंटी करप्शन का एजेंडा लेके आ रहे हैं, और अगर उसमें कोई भी होगा तो हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। किसी को, आपकी अपनी पार्टी कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। और कहना है क्विकली आस्क कि ये एजेंडा बड़ा अच्छा है, वी होप कि आप इम्प्लीमेंट कर सके। ये ख्वाहिश आपकी केपीके के लिए भी थी, मगर जब आप केपीके में देखते हैं तो वहाँ ये हमें होता हुआ नजर नहीं आया। अब क्या गारंटी है कि ये फेडरल लेवल पर हो सकेगा? देखें, आप कहेंगे कि ये पता नहीं, स्केप्टिसिज्म शो करेंगे, आप शो करेंगे नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि हो सकता है और हम करके दिखाएंगे। अब सिर्फ अल्फाज की बात नहीं है। आप इंशाल्लाह 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपको नजर आएगा। बट
केपीके में क्यों नहीं हो सका? केपीके में कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वहाँ पे उनका जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं हो सका, और उसकी वजह से कमी रहेगी। हम एक्नॉलेज करते हैं कि कमी रहेगी। हमने उससे ऑटोनॉमी इज नॉट ऑटोनॉमी इनफ कि आप ना कर हमने उससे बहुत कुछ सीखा है उस वाक़े से, कि किस तरह एहतसाब कमीशन बनी, किस तरह वो चली, उसमें रुकावटें क्या आई, दुश्वारियाँ क्या, और उससे सीखा हमने कुछ। और इंशाल्लाह ताला देखे ना, एक तो नैब तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ठीक, और नैब जो है उसकी अपनी भी हम कोशिश करेंगे कि नैब के रास्ते में जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए। उसके बाद गवर्नमेंट के पास अपना अदारा है कि नैब को तड़ियां लगाई जाएं, नहीं, उसके साथ एक FIA है जो कि गवर्नमेंट का अदारा है, जिसके भी एंटी करप्शन एजेंडा है। तो ये सारी चीजें मिलके इंशाल्लाह एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें करप्शन को कम करते 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 उम्मीद है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाए। पर यहाँ पर इस वक्त तक जो हमने करप्शन का सिस्टम देखा है उसमें बहुत ज्यादा मामला जो है वो दारोमदार उसका होता है एक शख्सियत पर, जो चेयरमैन होता है या जो हेड कर रहे होते हैं। ये सिस्टम को कैसे तब्दील करेंगे आप कि पूरा इदारा फाल हो जाए, सिर्फ इर्रिस्पेक्टिव कि उसको हेड कौन कर रहा है? देखिए, पहली तो बात यह है कि नीयत ठीक होनी चाहिए। ठीक, हमारी नीयत है कि हम करप्शन को ख़त्म करें। इमरान खान साहब ने आज से ये बात नहीं की, 22 साल से ये एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को करप्शन की वजह से रुका हुआ है, उसकी तरक्की हो नहीं सकती। लेकिन उसके नीयत के बाद अब आपने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो करने हैं। करप्शन को ख़त्म करने के कई पहलू हैं। एक है पहलू कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही होनी चाहिए, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन सही होनी चाहिए, फिर अदालतों के अंदर एक निज़ाम ऐसा हो कि जल्दी उस पर अमल दरामद हो सके। तो ये जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके, ये सारे पहलू जो हैं उनको एक 1 by 1 जो है उनको बेहतर करना पड़ेगा, ताकि हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएं कि जहां पे अगर कोई करप्शन नजर आती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो छोटे अरसे में हो, उसकी प्रोसिक्यूशन अच्छी लेवल की हो, और उसकी पनिशमेंट जो है जल्दी हो सके। अदरवाइज अगर 15-15 साल केसेस चलेंगे तो फिर करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकेगी। इसमें जो आप बहुत दारोमदार अगेन इस बात पर है कि कौन कौन कहाँ अपॉइंट होगा, फर्स्ट 100 डेज ऑल्सो, लेकिन सबसे पहले मरहला अपॉइंटमेंट्स का है। इस वक्त बनी गाला में क्या मशावरत हो रही है, क्या क्योंकि आप लोगों को क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं मिली है या कंप्लीट मेजॉरिटी भी नहीं मिली होगी आपके एजेंडा में? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमें गवर्नमेंट साजी के लिए 21 दिन मिले हैं, क्योंकि आपको इलेक्शन से पहले ये इल्म नहीं होता कि आपकी कितनी सीटें होंगी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पर्सनैलिटीज़ कुछ आप जो समझते हैं जीत जाएंगी वो नहीं जीतती, कुछ और नई पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, तो कुछ टाइम लगता है। अमेरिका में आपको पता है कि ट्रांजिशन जो है वो तकरीबन 3 माह की होती है, हमारी ट्रांजिशन तो सिर्फ 21 दिन की है। 21 दिन में आपने सारी हुकूमत की तश्कील देनी है। ठीक, तो इसमें मुशावरत हो रही है, कुछ फैसले हो चुके हैं, और जिस तरह वक्त आ रहा है कुछ फैसले होते जा रहे हैं। मसलन आपको पता है स्पीकर के फैसले हो गए, डिप्टी स्पीकर के हो गए, उसके बाद अब और चंद फैसले आने वाले हैं। इमरान खान साहब के इलेक्शन के बाद फेडरल कैबिनेट का जो है वो भी एक पहला मरहला जो है वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अगेन आई रेफर, क्योंकि कुछ बातें हमें आप तो शायद अभी नहीं बता रहे हैं बनी गाला में क्या हो रही है, कुछ खबरें आती हैं। जो टिकट्स दे रहे थे खान साहब, तो बहुत सारे लोगों को मायूसी हुई, आपकी जमात के लोगों को मायूसी हुई। उसके बाद लगा कि बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है। क्या वो कॉम्प्रोमाइज हम दोबारा देखेंगे? क्योंकि तो आपको मिनिस्ट्रीज या पोजीशंस बांटनी भी पड़ेंगी। विल वी सी दैट? ये लफ्ज कॉम्प्रोमाइज जो है ना, इससे तो ऐसे जाहिर होता है कि जैसे आपका एक असूल है और उस असूल को आप बलाए ताक रख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। जो असूल है, आप चाहते हैं कि साफ़ सुथरी कैबिनेट हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई ऐसा शख्स जो कि करप्शन का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या करप्शन जो उस पर साबित हो चुकी है या कोई ऐसी बात है, वो नहीं पॉइंट होगा। साफ़ सुथरे लोग हैं। बाकी बात ये रहेगी कि मुझे ये जो बहुत ज़्यादा बेताबी है ख़ास तौर पर मीडिया में कि जल्दी हो, मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि जिस तरीके से खान साहब डिलिबरेटली तरीका है, बजाय इसके कि फौरी तौर पे किया जाए। और अब तो चंद दिन रह गए हैं, कैबिनेट भी सामने आ जाएगी, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी आ जाएंगे, सारे मामला जो है वो तय हो जाएंगे। चंद दिनों की बात है। चंद दिनों की बात है। शफकत महमूद साहब कह रहे हैं वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। शफकत महमूद साहब हमारे मेहमान खुसूसी है। शफकत साहब, एक एनालिसिस है कि पीटीआई, क्योंकि आप लोग बड़े अरसे तक रहे हैं ऑपोजिशन में, और ऑपोजिशन में एक अलग तरीका होता है काम करने का। सबसे बड़ी ऑपोजिशन, ये सबसे बड़ा आपके ऊपर जो वजन होगा वो आप ही के अल्फाज होंगे। वो कहते हैं पीटीआई खुद ही अपने लिए ऑपोजिशन होगी। जो जो बातें आपने कही हैं वो देर ऑल कम बैक टू हॉन्ट यू। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? नहीं, देखें, बात यह है कि जो आप वादे करते हैं वो आप इसलिए करते हैं कि आपने पूरे करने होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा 5 साल का एजेंडा है। इस 5 साल के अंदर हमने जो चीज़ें कही हैं वो करेंगे सिर्फ, और ये मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, लेकिन जिस बुरी हालत में ये मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, अगर आप मईशत के हाल देख लें, तकरीबन 12.5 अरब तो आपको फौरी तौर पे चाहिए अपने कर्जे अदा करने के लिए। उसके बाद जो 93 बिलियन यानी कि 93 अरब डॉलर का इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया मुल्क के ऊपर। बेरोज़गारी की बेइंतहा बेरोज़गारी है, टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, एक्सपोर्ट्स गिरी हुई, यानी कि मईशत का तबाही के करीब रियलाइज के लोगों की एक्सपेक्टेशन कितनी है? सही है, डर लगता और हमें डर नहीं लगता। हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला इन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगे। टाइम लगेगा। देखे ना, जो नागुफ्ता बे हालत में जिस तरीके से मईशत को छोड़ के जा रहे हैं, और जिस तरीके से क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस भी है, यानी कि रियासत का भी बहरान है। जो रियासत के इदारे हैं उनकी कैपेसिटी कुछ करने की जो है वो बहुत कम हो चुकी है। अगर आप ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि ये अलग से बे जगह पे जाओ, तो वो वहाँ पे जाने का रास्ता जो है वो इस ब्यूरोक्रेसी में और जो स्टेट का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत कमी आ चुकी है। राइट। सो जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब होंगे, उनकी तकरीर कौन लिखेगा? तकरीर कौन? Okay, you smiling at that question. नहीं, इमरान खान साहब, आपको पता है कि जब ज़्यादातर उनका जो स्टाइल होता है वो ये होता है कि वो पॉइंट्स बनाते हैं, right. और उसके बाद वो, जैसे उन्होंने पहली तकरीर की इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने वो दिल से बात करते हैं, जो उनके दिल के अंदर होती है। वो लिखी तो थी नहीं ना, वो तो एक जो उनके अंदर से निकला था। ज़रूर उन्होंने कुछ नुकात बनाए होंगे, लेकिन वो उनके दिल से, और क्योंकि उनकी बात का असर इसलिए होता है कि वो जो भी बात करते हैं उनके दिल से निकली होती है। तो इंशाल्लाह ताला जो तकरीर वो 17 को करेंगे पार्लियामेंट में, और उसके बाद की जो कुछ फॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट और चीज़ होती है जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट की कोई फॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, वो तो लिख के होगी, लेकिन उनकी तकारीर जो है वो फिलबदी होंगी, और वो जो वो दिल में महसूस कर रहे हैं उसकी अक्कासी करेगी। लेकिन a lot rests on his first speech। बहुत सारे लोग, जैसे पहली तकरीर का बहुत इम्पैक्ट हुआ, सो अब ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगी, और जो अहम मामला ऑपोजिशन को नज़र आ रहा है वो धांधली का है। इस हवाले से उन्होंने पहली तकरीर में कह दिया कि मैं हर हल्का खुलवाने के लिए तैयार हूँ, मगर जब एक्शन का वक्त आया, उनका अपना हल्का है 131, तो उसमें वो गिनती रुकवा दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान का हल्के खोलने का बयान सियासी था। सो हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट? नहीं, देखिए, बात ये है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि जो भी हल्का खोलना चाहते हैं खोले, हमारे अख्तियार में नहीं है ना, लेकिन एक प्रोसीजर तो सही हो ना। अगर आप हल्के को खुलवाने के लिए सीधा हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी बाईपास होगी, ट्रिब्यूनल भी बाईपास हो गए, और जो भी फैसला हाई कोर्ट करता है वो एक मिसाल बनती है बाकी फैसलों के लिए। इसका मतलब है कि आपने कानून का एक पूरा हिस्सा जो है उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया, और आपने एक नया कानून बना दिया कि सीधे हाई कोर्ट में जाए। तो हमारे इतराज़ इस चीज़ से नहीं है कि वहाँ पे गिनती दोबारा ना हो, ज़रूर हो गिनती वहाँ पे, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए जो कानूनी तरीक़ाकार है वो सही होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट सही। आपको पता है कि हमने जब तहरीक चलाई थी, उससे पहले हमने 1 साल यही कहा था कि 4 हल्के खोले, और 4 हल्के फाइनली ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद खोले थे। वो जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि 4 हल्के थे, उनमें से 3 में अगर देखा जाए तो पीएमएलएन जीतने की बात नहीं, साद रफ़ी का साबित, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हुई धांधली। इसी तरीके से जो अयाज सादिक साहब थे वो दोबारा जीत गए वहाँ से, जब दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हुआ, और जो तीसरा हल्का था उसमें भी यही हुआ जो ख्वाजा आसिफ का था। तो 3 जगह। देखें, बात ये, ख्वाजा आसिफ का तो री इलेक्शन हुआ ही नहीं। उसके बाद आपको, अगर आप वो देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने समझा नहीं ना कि री इलेक्शन नहीं, लेकिन आप अगर जहांगीर तरीन का देख लें, वो जीत गए,
जहांगीर तरीन जीते फिर और पायलट अलीम खान जो है वो नहीं, देखिए आप जरा आगे जंप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक ट्रिब्यूनल के बाद 3:1 था जो उन्होंने किया, 3 का नहीं था। ठीक। अलीम खान साहब 2,500 से हारे, जो कि बड़ा टाइट इलेक्शन था। ठीक है। और जहांगीर तरीन साहब जीत के। पॉइंट है इसके क्या हम हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि आइंदा भी जहां भी ट्रिब्यूनल ये फैसला करता है कि ये हल्का खुलना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं होगा। बल्कि हम तो पार्लियामेंट में बाकी ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलके हम तो ये चाहेंगे कि अगर कोई तरीकाकार ऐसा वजह हो जाता है कि जिसमें कोई पार्लियामेंट्री कमीशन बन सकती है, तो फिर पार्लियामेंट्री कमीशन बन जाए। ओके, जो आरटीएस सिस्टम के फेल होने का नादरा इलेक्शन कमीशन को कह रहा है, इलेक्शन कमीशन नादरा को कह रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन अगर हो, ये कितना संजीदा मामला हो सकता है? देखिए ये है। इशू तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये तो इशू इलेक्शन कमीशन का इशू है। है। नहीं, हमें तो बल्कि हमें तो नुकसान हुआ है उससे। नुकसान ऐसे हुआ है कि उस इशू की वजह से जो इलेक्शन हमने फेयर एंड स्क्वायर जीता है, उसके बारे में लोगों ने एतराज़ात करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये आरटीएस सिस्टम जो है, ये तो इलेक्शन कमीशन से पता किया जाए, और हम भी पता करना चाहते हैं कि क्यों फेल हुआ। क्योंकि आप इसमें हिस्सा भी रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं, क्या फर्क हुआ इस इलेक्शन में कि आप खुद से कहते रहे 2013 में कि धांधली हुई, अब आप कह रहे हैं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, क्या कहां पे रोकथाम की, क्या तब्दीली आई जिसकी वजह से ये इलेक्शन फेयर हो गया? अगर आप उस दिन इलेक्शन डे के दिन सारे टेलीविजन प्रोग्राम्स का जायजा लें, आप सारे एंकर्स जो फील्ड में गए हुए थे उनसे पता करें। I was one of them. Even opposition भी कहती है कि 8 बजे तक कुछ नहीं। अब ऑपोजिशन को एक बहाना चाहिए, और वो बहाना बना है और बनाया गया है या बना है या पता नहीं क्यों बना है कि आरटीएस सिस्टम के फेल होने की वजह से। ठीक, तो ये तो तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है। मैं ये कहता हूँ, क्या किसी ने उस दिन जब सुबह के टाइम देखा कोई ठप्पे लगाए जा रहे थे, कोई बैलेट स्टफिंग हो रही थी, कोई इस किस्म की चीजें? So there was no rigging at all. Absolutely none. Absolutely none. 2013 में थी, 2013 में थी और साबित हुआ। लेकिन कहा गया बाय एंड लार्ज मेरी बात सुने, देखें जहां भी 2013 में हल्का खुला, वहां पे री इलेक्शन या उसको कालेदम करार दे दिया गया। ठीक, तो और ऐसे इंस्टेंसेस प्रोवाइड किए जहां कंप्लीट फेलियर था इलेक्शन कमीशन का। ओके, अब कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पे आ जाते हैं। यकीनन अंदरूनी मसाइल भी हैं, बैरूनी मसाइल भी हैं। क्या करना होगा पाकिस्तान को अपना इमेज बेहतर करने के लिए? इमरान खान साहब बड़े कॉन्शियस भी हैं, वो खुद समझते हैं, उनका एक स्ट्रेचर भी है दुनिया में, लेकिन क्या पॉलिसी होगी? जो उन्होंने बातें की उसमें चाइना सेंट्रिक लगी, सबसे पहले चाइना का जिक्र किया। नहीं, देखिए सबसे बात यह है कि आपकी कौम की इज्जत इंटरनेशनल कम्युनिटी में तब होती है जब आप एक कशकोल लेके दुनिया में ना फिर रहे हो, लोगों से भीख मांगते फिर रहे हो। तो बहुत बड़ा एक जो चैलेंज है हमारी हुकूमत के लिए, वो ये है कि हम अपने रेवेन्यू बेस को इस तरह बढ़ाएं कि हम ये जो एक इतना बड़ा खला, और अपने खर्चे इतने कम करें कि ये इतना बड़ा खला है खर्चों में, और उसमें उसको कम किया जाए। जब आपके हाथ में कशकोल नहीं होगा तो फिर लोग जो हैं वो आपकी तरफ मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे, वो एक हकारत से नहीं देखेंगे, आपको बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। तो ये एक फंडामेंटल खर्चे कम करने विल मेक यू एन अनपॉपुलर गवर्नमेंट। फंडामेंटल नहीं, खर्चे कम देखें, बात यू शुड डू दैट। पाकिस्तान की खातिर आप रेडी हैं? मुझे जरा परसू कर लेने देना। पाकिस्तान की खातिर हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करें, लेकिन एक तो ये, दूसरा जब आपका सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी तो फिर आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें रिफ्लेक्ट होगी। अभी हमें बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने नेबरहुड के अंदर जो हमारे इश्यूज़ हैं उनको किसी तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान के लिए इशू है, उसके अंदर हमने एक ऐसा सोल्यूशन अगर हो जाए जिसमें सारे अफगान फोर्सेस, सारे अफगानिस्तान के लोग मिल बैठें और कोई हल तलाश कर लें, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, अगर वो बराबरी की बुनियाद पे और कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की रिकॉग्नाइज करके हल हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड। मकसद ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप पहले जो अंदरूनी तौर पे अपने आप को मजबूती पैदा करें, और उसके बाद बैरूनी तौर पे आप अपने जो इश्यूज़ हैं उनको एक दिलजोई से और यकजमी से होके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एंड व्हाट अबाउट इंडिया? मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को दोबारा एक जायज़ा लें उस रिलेशनशिप का, और हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बात यह है कि जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता कोई भी अमन देर पा नहीं हो सकेगा।
इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए और हिंदुस्तान को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीर इशू जो है उसको रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद और बहुत अटेंडेंट इश्यूज हैं जो रिजॉल्व हो सकते हैं। उसमें आपके कुछ बड़ी देर से सिर क्रीक का इशू है, सियाचिन का इशू है, बेशुमार इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज कश्मीर। देखिए, जब तक आप डिफिकल्ट स्टेप है, आप हमने कॉम्पोजिट डायलॉग में एग्री ये किया था कि हम सारी चीज़ों को इकट्ठा भी डिस्कस करेंगे। कॉम्पोजिट टाइप डायलॉग का जो एक स्ट्रक्चर है वो भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट इज कि जब तक आप कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुस्तान के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है। ये जो खित्ता जो है ये दुनिया के अंदर तकरीबन सबसे गरीब खित्ता है और हिंदुस्तान में भी गुर्बत जो है वो बेतहाशा गुर्बत है वहाँ पे। तो हमें मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके सारे खित्ते को आगे लेके चलें। तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट की कोशिश होगी। सो ये बेसिकली जो आपने कहा कि पहले हमें इकोनॉमी जब ठीक होगी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट करेगी वो। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वक्फा लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शौकत महमूद साहब, बहुत ज़्यादा आप लोगों की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ सेंट्रिक रही है। वेयर यू सी नवाज शरीफ साहब नाउ? इस वक्त उनका मुकदमे भी चल रहे हैं। अब ये हो सकता है, हम अभी बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर भी आ सकता है कहीं और से। कहाँ पे जाएगी ये? देखिए, मेरा ख्याल है ये कहना गलत है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है वो नवाज शरीफ सेंट्रिक रही है। वो इसलिए नवाज शरीफ हमारी पॉलिटिक्स में उसका एक रोल रहा है इसलिए कि नवाज शरीफ सिंबलाइज करता था पाकिस्तान के अंदर जो खराबियां हैं, सारी खराबियां पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको वहां पे नजर आती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कभी दिलचस्पी नहीं ली, वो आपको नजर। नवाज शरीफ लीडर थे अपनी जमात के। सो नवाज शरीफ सेंट्रिक नहीं है। और फिर पंजाब के अंदर जब आपने अगर मुकाबला करना था तो पंजाब के अंदर आपने अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए आपका मुकाबला नवाज शरीफ से और नून लीग से था। सो बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टांस वो ये लगता है ऐसे जैसे कि वो सिर्फ नवाज शरीफ और PMLN के खिलाफ हमारी पॉलिटिक्स, एक्चुअली हमारी पॉलिटिक्स जिन ने करप्शन किया उनके खिलाफ थी। आप ये देखें कि सिंध के अंदर हमने या जिस तरह हमने आसिफ जरदारी साहब को क्रिटिसाइज किया या उनकी करप्शन को पॉइंट आउट किया, इसी तरह हमने और चीज़ों को भी किया। कराची में हमें जितनी सीटें मिली हैं, क्यों मिली है? क्योंकि हमने जो अल्ताफ हुसैन ने वहाँ पे एक ऐसा रजीम बनाई हुई थी जहाँ पे लोगों के साथ मारपीट हो रही थी, कत्ल हो रहे थे, गारत हो रही थी, भत्ताखोरी हो रही थी। इस सारी चीज़ों के खिलाफ हमने जो आवाज़ उठाई इसकी वजह से कराची में एंटी अल्ताफ हुसैन वोट आपको। सिर्फ एंटी अल्ताफ हुसैन नहीं है, हमने जो मुआशरे में जो लोग बुराइयां फैला रहे थे, वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ जरदारी हो, वो अल्ताफ हुसैन हो, वो कोई और हो, ये जिस तरह ANP ने हुकूमत की वहाँ पे 5 साल जो लूट मार की, जिस तरह फजलुर रहमान और उनकी जमातों ने लूट मार की, तो हम तो हमारा कोई एक हदफ नहीं था, हम तो सारी ये जो बुराइयां थी। So you're saying कि you were not just anti नवाज शरीफ, not at all, ओवरऑल सिस्टम। नहीं, आप देखो फजलुर रहमान जो है, ठीक, उसके साथ हमारी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है, लेकिन जो बुराइयां हैं हम उसके खिलाफ थे कि भाई ये शख्स जो है वो हर हुकूमत के साथ मिल जाता है और हर हुकूमत के साथ मिलकर एडवांटेजेस लेता है, तो हम तो उसके खिलाफ भी जहाद कर रहे हैं। एक जो क्रिटिसिज्म आप पे किया जाता है, आपकी क्रिटिक्स करते हैं कि आपकी जमात ने यूथ में इनटॉलरेंस बढ़ाया है। ये बातें आपने जो तमाम निशानदेही की है, मगर कुछ इसमें शिकायत है मौलाना फजल रहमान को भी है, PMLN को भी है, दीगर पार्टीज को भी है कि क्योंकि आपके लीडर इमरान खान साहब या आप सब लोग ही खुलकर तनकीद करते हैं तो यूथ में भी इंटॉलरेंस है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने इसको मुल्क को बर्बाद करने में रोल अदा किया है, अब आप चाहते हैं कि हम उनको प्यार से उनसे बातें करें, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें, वो तो मुमकिन नहीं होगा। देखें, बात यह है कि हमारी जो अशराफिया है और उसमें कुछ मीडिया भी शामिल है, उनको एहसास ही नहीं है कि मुल्क के अंदर कितने बुरे हालात हैं और लोग किस तकलीफ़ में गुजारा कर रहे हैं। और वो उसमें एक बड़ी वजह उनकी तकलीफ़ की यह है कि उनको जो हुक्मरान मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने अपने तरक्की की है, अपने पेट पाला है, लूटा है इस मुल्क को, और उनके साथ क्या किया जाए, उनके साथ मोहब्बत नहीं की जा सकती, उनके साथ उनको बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज में उनकी तनकीद और उनको बुरा भला कहना चाहिए। लेकिन इंटॉलरेंट नहीं है। देखें, बात यह है कि
टॉलरेंस एक ये अजीब सी एक सूरत हाल है हमारे कि जी हम रख रखाव होना चाहिए जी। एक चोर है, लुटेरा है, डाकू है, कातिल है, उसको हम रख रखाव करें, उससे प्यार करें। मैं आपको बताऊं कि अगर मुख्तलिफ खबरें आती हैं कि जी 200 अरब पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, मैं कहता हूँ 200 अरब ना 20 अरब भी हो डॉलर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ यहाँ से चोरी करके लोग पैसे बाहर ले गए, चोरी करके वहाँ पे अपनी जदातें बनाई हैं और फिर लूटने आ जाते हैं। तो उनके साथ क्या मोहब्बत की जाए, उनके साथ प्यार किया जाए? तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक फ्यूडल वैल्यूज़ है ना कि जी सब अच्छा है जी, बड़े बड़े इज्जत से मिलें, भाई चोर डाकुओं को इज्जत से कैसे मिले? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। शौकत महमूद साहब, आपने पीटीआई ज्वाइन की थी 30 अक्टूबर के बाद, लेकिन काफी अर्सा 2011 में क्यों ज्वाइन की थी तब? नहीं, मैंने बिल्कुल मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी इमरान खान के बारे में, और वो बाय द वे 2011 में नहीं थी, पहले भी थी, बल्कि पहले 2001 या 2 में इमरान खान साहब मेरे घर में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा था कि हम ज्वाइन कर जाओ, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मेरे कुछ अपने एजेंडाज डिफरेंट थे। उस वक्त मैं लिख रहा था, कुछ और चीज़ें कर रहा था, तो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहा था। पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहा था। तो और जब इमरान खान साहब ने दोबारा मुझे 2011 में कहा, तो मेरे लिए बड़ा आसान था, क्योंकि मैं समझता था कि इमरान खान साहब इंसान हैं, उनमें अपनी कमज़ोरियाँ भी हैं जो हर इंसान में होती हैं, लेकिन वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और दूसरा वो ऑनेस्ट हैं। वो कभी इस मुल्क को अपनी ज़ात की खातर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनका कोई ज़ाती अपने आप को एजेंडा नहीं है। उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, शौकत खानम बनाया जैसे अस्पताल, एक जो अपने प्लॉट जो मिले वो भी दे दिए, अपना सब कुछ दे दिया, यानी कि उन्होंने इस मुल्क की खिदमत की बगैर पावर में आए हुए। तो ये एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज थी। और मैं पब्लिक ऑफिस उनका पहली दफा है, लेकिन उनकी जो विजन है एक मुहिब्बे वतन, साफ सुथरे, ऑनेस्ट, सच्चे पाकिस्तानी की विजन है, और वो विजन उसको मैं सब्सक्राइब करता हूं। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, कोई आपको ये नहीं था कि सियासी तौर पर ज्वाइन करेंगे? देखिए ना, मुझे आप बताएं कि 2011 के अंदर ये तो पॉसिबिलिटी हो गई थी कि इमरान खान साहब जो है इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे इस मुल्क में, लेकिन क्या आपका ख्याल है कि रास्ता आसान था? बिल्कुल रास्ता आसान नहीं था। ये जो सारी फोर्सेस मिलके जिन्होंने इतने पिछले 70 सालों से मुल्क को लूट रहे हैं, क्या वो आसानी से इमरान खान साहब को आने देते? तो मेरा ख्याल था कि इस जदोजहद में शामिल होना ज़रूरी है। और मैं ये भी समझता था, और अब भी समझता हूँ, कि मेरी जनरेशन के लिए ये आखिरी मौका है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करके जाएं। अभी तक मेरी जनरेशन ने पाकिस्तान को के लिए, जो कोई नवाज शरीफ मेरा क्लास फेलो है, और जो मेरी जनरेशन ने अभी तक पाकिस्तान के साथ किया है वो को अच्छा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि हमारी इमरान खान, हम सब एक ही जनरेशन के लोग हैं, हमें ये आखिरी मौका है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। और ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मतलब कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है हमें कुछ करने का। और इंशाल्लाह, और मैं तो ये कहता हूँ, और मैं बरमला कहता हूँ कि मुझे अगर तसल्ली होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए कुछ बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं आई विल डाई ए हैप्पी मैन। सो नाउ लुक, एक धरना ठीक था, वो तमाम बातें जो एक्शंस थे, क्योंकि बहुत सारे मामलात में आपने सही कहा मुश्किल सफर था, अप्स एंड डाउन्स वाला, जो डिसीजंस लिए वो ठीक थे, बिल्कुल दुरुस्त है। धरना जो था उसके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई पाकिस्तान के अंदर, जो कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में जो इस इलेक्शन में आपको नजर आ रही है। अगर वो धरना ना होता, देखिए ना, ये अब जरा एक पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2, 3, 4 या 2 मेन पार्टीज जो कि करप्ट हो गई थी, लेकिन वो ही एक दूसरे को बारियां लगी हुई थी, और वो एक दूसरे को बड़े मोहब्बत से, प्यार से कहते थे, आप भी करप्ट हैं, आप भी करप्ट हैं, आप भी करप्ट हैं, और वो मामला वहीं होता था। फिर उनको सलाम भी करते थे, जफ्फियां पफियां भी होती थी, लेकिन पॉइंट इज कि कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। तो इसलिए ये जो थर्ड पार्टी के लिए अपनी जगह बनाना, ये कोई मामूली काम नहीं था। बट फॉर अ पर्सन लाइक यू, क्योंकि आप यूर अ राइटर, आपके पढ़े हुए आर्टिकल्स हमने खुद देखे हुए हैं, दे पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, यू आर वेरी लाइक ओपिनियनेटेड, आपका बड़ा क्लियर स्टांस ऑन डेमोक्रेसी। फॉर अ पर्सन लाइक यू, एक ऐसी जमात में होना जिसको पपेट कहा जा रहा है, इंटरनेशनली सवालात उठाए जा रहे हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन का जिक्र किया जा रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, मेरी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो लोग
जो अशराफिया इस मुल्क के साथ कर रही थी और लूट रही थी और एंजॉय कर रही थी, अब उसको हटाया तो वो कहीं खामोश बैठेगी? उसने कुछ ना कुछ तो करना है, और वो उसने ये करना है कि वो इल्ज़ाम लगाएगी कि ये इलेक्शन झूठा है, फलाना है, ये है, वो है, इमरान के ऊपर ज़ाती हमले करेगी, हमारे पे हमले करेगी, कभी फ़ौज का इल्ज़ाम देगी, इस्टेब्लिशमेंट का इल्ज़ाम देगी, कोई करे। और फिर बदकिस्मती से एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी है जो कि पाकिस्तान को बड़ी नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो देखती है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, जो कि उनकी आंख में खटकती है, और वो पाकिस्तान की आर्मी को देखते हैं, और वो पाकिस्तानी आर्मी को देखते हैं एज एन ऑब्स्टिकल। पाकिस्तान को ब्रेकअप करने के लिए बड़ी साजिशें हो रही है, और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उनको क्या नज़र आता है? दो चीज़ें नज़र आती हैं। मुहिब वतन पाकिस्तानी जो कि एक पॉलिटिकल तौर पे खड़े हो जाए, और पाकिस्तान की फ़ौज जो कि हर महाज पे लड़ रही है इन लोगों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, हमारी सियासी फोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, आई वुड से नॉट जस्ट द आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, हमारी जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस है, वो जो खड़ी हैं, जहाद कर रही हैं उन सारी फोर्सेस के खिलाफ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।